बीए फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो सब्जेक्ट आपके चलते हैं बीए फर्स्ट ईयर में। पहला पेपर है उसमें प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा है राजस्थान का इतिहास। चूँकि हम दो राजस्थान के इतिहास के वीडियो डाल चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं सेकंड पेपर से, लेकिन आज हम फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ बता रहे हैं और जो हमारा है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से मुख्यतः 750 ईस्वी तक का कार्यकाल माना जाता है। इसका त्रिपक्षीय संघर्ष या हर्ष के काल तक प्राचीन भारत को हम ले सकते हैं। प्राचीन भारत की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो जाती है, जिसको 2.5 लाख वर्ष पूर्व से मान सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है और उससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रूपरेखा हमें बता देनी चाहिए कि प्राचीन भारत के बारे में, कि कहाँ से कब तक शुरू होता है और उसमें क्या क्या गतिविधियाँ होती है। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर इसको हम ले जाएंगे त्रिपक्षीय संघर्ष तक। सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक पीरियड आएगा, उसके बाद मगध साम्राज्य का विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, और एक बड़ा चैप्टर होगा गुप्त काल का होगा। और देन उसके बाद मुख्य रूप से जो टॉपिक आएगा वो हर्ष का आएगा, और बाकी साउथ जो इंडिया है उसके पार्ट्स भी हम आपको बताएंगे, जिसमें संगम काल मुख्य है। चेर, चोल और पांडे का क्या रोल रहा था दक्षिण भारतीय इतिहास में, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में एक सामूहिक अध्ययन प्राचीन भारत के इतिहास में करने वाले हैं, जिसको मुझे लगता है कि हम ऐसे ही डालते रहे तो 2-3 महीने में ये पूरा कवरअप हो जाएगा। पहला टॉपिक सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हम मानते हैं कि ये सभ्यता 3250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है। अलग अलग इतिहासकार, पुरातात्विक जो खोज करते हैं उसके अनुसार इसका काल निर्धारण भी थोड़ा अलग अलग माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जिसे पता चल रहा है कि सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र स्थल थे सबसे पहले खोज हुई थी, तो उसके आधार पर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। लेकिन बाद में इसका धीरे धीरे विस्तार होता है और हम देखते हैं कि सिंधु नदी से दूर तक इसके क्षेत्रों का विस्तार होता है। दायमाबाद महाराष्ट्र तक पहुँचते हैं, आलमगीर उत्तर प्रदेश तक पहुँचते हैं, गुजरात में लोथल भी मिलता है, राजस्थान में मिलता है, ऊपर कश्मीर में जाते हैं तो मांडा मिलता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम कहीं उचित लग नहीं रहा है। तो इस क्षेत्र विशेष को देख के बाद में इतिहासकारों ने ये निर्धारित किया कि जो सबसे पहले जिस स्थल की खोज की जाती है उसके आधार पर ही क्यों न इस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाए। इसलिए इस सभ्यता का जो नामकरण है वो सिंधु घाटी सभ्यता से बाद में हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1921 ईस्वी पूर्व में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। तो सबसे पहले जो खोज होती है सामान्यतः माना जाता था कि उसके आधार पर ही उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और इसका तीसरा नामकरण भी है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि उस समय लोहे का कोई लेना देना नहीं था, लोहे का आविष्कार बहुत बाद में होता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है, कांस्य के बर्तन मिलते हैं उस समय, तो इसके आधार पर इसका नामकरण इसको कर दिया जाता है। तो इस सभ्यता को 3 नामों से बुलाया जाता है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये तो हमारा एक नामकरण था। अब इसका अगर विस्तार देखा जाए तो उत्तर से पश्चिम, यानी कि हम देखते हैं मांडा जम्मू कश्मीर से लेके आप दायमाबाद महाराष्ट्र तक चले जाओ, और इधर हम देखते हैं सूतका इंदौर जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ से लेके इसका विस्तार क्षेत्र आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, ये इसका विस्तार सम एक त्रिकोणात्मक भी मान सकते हैं इसको, जो इसका क्षेत्रफल माना जाता है। तो ये एक इसका विस्तार था कहीं न कहीं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जैसे जहन में आता है तो सबसे पहले इसका नगर नियोजन जो एक बहुत फेमस है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और सामान्यतः पूछा जाता है। नगर नियोजन अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में,
या बड़ा क्वेश्चन भी इसको पूछ सकते हैं। नगर नियोजन इतना शानदार था सिंधु घाटी सभ्यता का कि समकोणीय आधार पर इसके शहरों का निर्धारित किया गया था कि जो भी सड़कें होती थी वो समकोण पे काटती थी और ग्रिड पद्धति के आधार पर सड़कें होती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उसके आधार पर वर्तमान में तुलना की जाती है कि वर्तमान में ऐसे कौन से शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाते हैं। ये सामान्यतः बहुत से कंपटीशन में पूछा जा सका है। तो इसमें हम चंडीगढ़ और जयपुर का नाम ले सकते हैं कि उनकी बसावट जो है वो टोटली सिंधु घाटी सभ्यता के पैटर्न के आधार पे हुई है। वो हम जयपुर का गुलाबी नगरी देखते हैं तो सारा ग्रिड पद्धति के आधार पे है और वही समकोण पर सारी सड़कें काटती है। ऐसे चंडीगढ़ के शहर को हम देख सकते हैं। तो ये जो दो खूबसूरत शहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता पैटर्न पर ही बसे हुए हैं। उस समय का नगर नियोजन और वर्तमान से हम तुलना अगर करें, सभी शहरों की तुलना करें सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से, तो उस जमाने में देखा जाए तो उस समय सड़कें होती थी वो कच्ची होती थी, मतलब जो मुख्य मार्ग होता था और जो नालियाँ होती थी वो पक्की होती थी। मैनहोल्स बने हुए थे सड़कों में। सड़कें जो थी उसके घर वगैरह जो होते थे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे बल्कि गलियों में खुलते थे। दोहरे घरों के उल्लेख वहाँ उस समय मिले, प्रत्येक घर में कुएं मिलते हैं। एक खास विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की मानी जाती है कि उस समय खिड़कियाँ नहीं होती थी। तो ये अपने आप में एक दुर्लभ विशेषता है कि किसी भी घर से खिड़कियों के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक अपने आप में खुद की विशेषता है। इसको राजस्थान के संदर्भ में देखें तो कालीबंगा, जहाँ से काली चूड़ियों के आधार पर इसका नामकरण हुआ, अमलानंद घोष के द्वारा हुआ, और जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का मोटा मोटा फिर इसका पतन होता है। फिर हम आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता आती है, आर्यों का आगमन होता है, फिर वैरियों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा, इन सब धार्मिक व्यवस्था आदि के बारे में वर्णन करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है कि हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और जब हम पढ़ते हैं तो सबसे प्राचीन हम मानते हैं कि कौन से ग्रंथ है और कौन सी संस्कृति को मानते हैं, तो हम ऋग्वैदिक संस्कृति को मोस्टली मानते हैं। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि ऋग्वैदिक संस्कृति को प्राचीन मान रहे हैं, सभी विद्वान जन मानते हैं, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता जो बाद में आती है, लेकिन इससे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता आ चुकी है और एक ऐसी सभ्यता थी जो पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी और जिसका पैटर्न के आधार पर आज शहर बसे हुए हैं, शहर के शहर बसे हुए हैं। लेकिन उस सभ्यता को बुला दिया जाता है और उसके बाद मानते हैं कि हम ऋग्वैदिक संस्कृति को प्राचीन संस्कृति मान रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इतिहासकारों में थोड़ा कन्फ्यूजन भी है कि हम प्राचीन संस्कृति किसको माने, सिंधु घाटी सभ्यता को माने या ऋग्वैदिक संस्कृति को माने। लेकिन सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक डेवलप सभ्यता थी और शहरी सभ्यता थी। उसके बाद फिर आर्यों का आगमन होता है, एक डार्क जोन का फेस आता है 1750 से लेकर 1500 के बीच में, और उसमें आर्य आते हैं। तो आर्यों के बारे में भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि कोई कहते हैं उत्तरी क्षेत्र से आए हैं, कोई कहते हैं यूरोप से आए हैं, कुछ आर्टिक सागर से भी मानते हैं। तो इस तरीके से अवनींद्रनाथ घोष जो है वो मानता है कि सब सैंधव प्रदेश जो भारत से ही मानते हैं। तो ऐसे यहाँ भी मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन बाद में देखते हैं कि ऋग्वैदिक संस्कृति जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में मानी जाती है। खैर, ये सब इतिहासकार क्या मानते क्या नहीं मानते इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम संस्कृति, वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। 1500 ईस्वी पूर्व शुरू होती है ऋग्वैदिक संस्कृति और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 बीसी तक शुरू होता है उत्तर वैदिक संस्कृति। जो इस फेज में जो परिवर्तन होता है, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, एक ये बताना है कि जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी, लेकिन इसके विपरीत पूरी तरह से ऋग्वैदिक संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति होती है। वही कबीलाई टाइप के लोग होते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते हैं, चले जाते हैं। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय होता है, कृषि सेकेंडरी होता है। जो लड़ाइयाँ उस समय होती थी तो वो पशुओं के लिए होती थी। तो ये एक अलग ही कुछ चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हम देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक संस्कृति जो 1500 ईस्वी पूर्व शुरू होती है, उसके जो राजनीति अगर पक्ष को देखते हैं तो एक कुटुंब से शुरू होकर, कुटुंब से विष बनता है, विष से जन बनता है, और जन का राजा जो जनस्य गोपा होता है वो शासक को माना जाता था।
ऐसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होते हैं। उत्तर वैदिक काल तक आते आते आश्रम की व्यवस्था हो जाती है। चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों का वर्णन स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर वैदिक काल की मानी जाती है कि लोहे का आविष्कार। देखो, इतने दिनों तक अभी तक लोहे का कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन पहली बार लोहे के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिलता है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि यहाँ से वास्तव में एक इतिहास की ऐसी शुरुआत होती है कि जब लोहे का आविष्कार हो जाता है तो वहाँ से फिर खेती को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हल्के साक्ष्य मिलने लगे, लोहे के फाल मिलने लगे, तो उससे कहीं ना कहीं खेती को बढ़ावा मिला। और ये जहाँ से मिले वो क्षेत्र ही आगे सबसे पहले उन्नति करने लगा। तो पूरी वैदिक संस्कृति के बारे में हम आप लोग को विस्तार से बताने वाले हैं। उसके बाद फिर मगध साम्राज्य का विस्तार होता है। देन मौर्य आखिर में आते हैं। मगध साम्राज्य के विस्तार में 5 राजवंश शासन करते हैं। तो मौर्यों को तो हम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, और गुप्त पीरियड तो अपने आप में एक स्वर्ण काल माना जाता है प्राचीन भारत का, उसको भी मानेंगे। और हर्ष जो एक अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, जिसने केंद्रीकरण वहाँ तक मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद मानते हैं कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। राजपूत संस्कृति, राजपूत काल का उदय होता है। और फिर बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष की लड़ाई होती है कन्नौज को लेके। उसमें 3 शक्तियाँ होती है, और शुरुआत गुर्जर प्रतिहार से होती है, लेकिन अंत उसका राजपूत करते हैं। तो वो 200 साल तक चलता है उनका, तो उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक ये मोटी मोटी रूपरेखा आपको प्राचीन भारत के बारे में बताया गया है। और अगला हम टॉपिक शुरू सिस्टमेटिक करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। थैंक यू।